तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक भी है जिसको हम हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। तो आज हम हेनरी नियम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक के लेक्चर में आपको पता है कि मैंने आपको विलेन की सामता को व्यक्त करने की विधियाँ बताई थी। उनके आधार पर 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल्स बताए थे। ऐसा नहीं है कि वो न्यूमेरिकल्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, अभी उनके बेसिस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आने बाकी हैं, लेकिन हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार हेनरी नियम पूछा जाता है। हेनरी नियम है क्या, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या उसकी सीमाएं हैं, इस प्रकार से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही हेनरी नियम में जो फॉर्मूला आएगा मैथमेटिकल, उसके आधार पर आपसे न्यूमेरिकल्स भी एक्सरसाइज में हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर, इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, हेनरी नियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में देखिए ये नियम लगता किन विलयनों पर है। एक विलयन होते हैं द्रव में गैसों का विलयन। ठीक, तो हेनरी नियम पर पहुंचने से पहले हम बात कर रहे हैं द्रव में गैसों का विलयन। इसका मतलब द्रव तो है आपका विलायक, और जो गैस है वो है आपकी विलेय। ठीक, तो हेनरी नियम की थ्योरी से पहले या हेनरी नियम तक पहुंचने से पहले हम हेनरी नियम क्यों आया, किन पर लागू होता है, किन परिस्थितियों में लागू होता है, वो सब बातें पहले समझ लेते हैं। फिर मैं आपके लिए हेनरी नियम लिख भी दूंगा, फिर उसको एक बार थ्योरी के साथ उसको समझेंगे। तो पहले आप समझिए, आपको मैंने पहले लेक्चर में विलेनों के प्रकार बताए थे, जिसमें 9 प्रकार के विलेन आए थे। उनमें से एक प्रकार ये भी था कि जब द्रव में गैस घुली होगी, माने जब गैसें जो हैं द्रव में घुली होंगी, तो उनको हम द्रव में गैस विलेन कहते हैं, अर्थात द्रव विलायक है और गैस विलेय है। देखिए, आपने देखा होगा जैसे नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया है NH3, ये जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। ठीक है ना, आप ये सामान्यतः जानते ही हैं भाई, जल आपका विलायक हो गया, ये गैसें हो गई, ये द्रव है, तो गैसें जो हैं वो द्रव में घुलनशील है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया बहुत ज़्यादा जल में घुलनशील होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, हीलियम आदि इस टाइप की गैसों की, तो ये जल में थोड़ा कम घुलनशील होती है, जल में कम घुलनशील, कम घुलती है। तो यहाँ से एक बात ये तो पता चल रही है कि जो गैसें हैं, कुछ गैसें तो जल में बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं और कुछ गैसें जो होती हैं थोड़ा कम घुलती हैं। और आपको ये भी यहाँ पर क्लियर बताता चलूँ, ऑक्सीजन जल में अगर ना घुलती तो जो जलीय जीव होते हैं, जल के अंदर जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, मछली हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो श्वसन ही नहीं कर पाते, सांस ही नहीं ले पाते, उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं और वो जीवित नहीं रहते। तो जलीय जीवों का जो जीवन था वो खतरे में पड़ जाएगा अगर ऑक्सीजन जल में ना घुले। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं घुलती जितना नाइट्रोजन और अमोनिया घुलती हैं, तो ऑक्सीजन जल में घुलती तो है लेकिन कम घुलती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो गैसें होती हैं वो द्रवों में घुलती हैं, और अगर वो घुलती हैं तो उनके नेचर पर, उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। माने कुछ गैसें बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं और कुछ गैसें कम घुलती हैं। साथ ही एक चीज़ होती है टेम्परेचर, ताप पर भी गैसों का घुलना डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे? अगर आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर, ये मैंने आपको बताया था, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में ताप बढ़ाने पर गैसों का घुलना या गैसों की विलेयता, गैसों का घुलना द्रवों में कम हो जाता है, द्रवों में कम होता जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं आपके लिए, ऐसे समझने के। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। देखिए, गैसों के अणुओं की गति ऊर्जा पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। जो गैसों के अणु होते हैं वो अधिक गति ऊर्जा में होते हैं, एक दूसरे से वैसे ही बहुत दूर होते हैं। ऊपर से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों के अणुओं की गति ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस कारण वो नज़दीक आएंगे नहीं और द्रवों में घुलेंगे नहीं। अर्थात अगर आप ज़्यादा ताप बढ़ाओगे तो गैसों का घुलना क्या हो जाएगा, द्रवों में कम। तो एक बात ये होगी।
ऐसे ही दाब का क्या प्रभाव होगा, दाब का गैसों के द्रवों में घुलने को लेकर प्रभाव क्या होगा। माने दाब बढ़ाने पर गैसों का घुलना ज्यादा होगा कि कम होगा, इस बात को मैथमेटिकल गणितीय व्यंजक के रूप में जो बताया था वो हेनरी ने बताया था। तो जो हेनरी नियम है वो हमें ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर गैसें द्रव में ज़्यादा घुलेंगी कि कम घुलेंगी। पता तो आपको है ही, ज़्यादा ही घुलेंगे। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैसें द्रवों में ज़्यादा घुलती हैं। लेकिन इस बात को हेनरी ने बताया था, और हेनरी ने लगभग 18 सेंचुरी में 19 सेंचुरी में 1803 के समथिंग 18 सेंचुरी में आपको बताया था। आप ये समझिए कि हेनरी के इस नियम के आने के बाद कितनी चीज़ें इस नियम के बेस पर केमिस्ट्री में चेंज हुई, उसके अनुप्रयोग, उसके उपयोग आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के रूप में। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, देखा होगा, जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें गैस बाहर आती है, इसका मतलब वो गैस उसमें घुली थी। CO2 गैस में होती है उस कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो CO2 गैस का घुलना, दाब के कितने दाब पर गैस घुली जाए, कितनी मात्रा में घुली जाएगी, किस दाब पर कितनी मात्रा घुली जा सकती है गैस की द्रव में, ये सब बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हेनरी थे। और हेनरी ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार दाब का क्या प्रभाव होगा गैसों की विलेयता किसी द्रव में, इस बात को लेकर अपना एक गणितीय व्यंजक दिया था, एक नियम दिया था जिसे हम हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। तो ये मैं सारी बातें आपको बता रहा था, ये केवल इसलिए है कि हेनरी नियम क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया, क्या बात वो बताता है, ये सब के लिए था। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वो द्रवों में घुल सकती हैं। कुछ गैसें ज़्यादा घुल जाती हैं, लाइक गैस नाइट्रोजन और अमोनिया जल में बहुत ज़्यादा घुलती हैं, जबकि ऑक्सीजन, हीलियम जल में थोड़ा कम घुलती हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि जो गैसों का द्रवों में घुलना है वो 3 तरीके से प्रभावित कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये है गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति पर, या लिख भी सकते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला गैस की प्रकृति, कुछ गैसें द्रवों में ज्यादा घुलती हैं, कुछ गैसें कम घुलती हैं। दूसरी बात ताप, तो ताप का प्रभाव मैंने बता दिया, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे गैसों का घुलना द्रवों में कम होता जाएगा। कारण वही है क्योंकि गैसों के अणुओं की गति ऊर्जा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ताप बढ़ाने पर और ज्यादा हो जाएगी तो वो नजदीक नहीं आएंगे, द्रवों के अणुओं के साथ घुल नहीं पाएंगे, तो उससे ताप बढ़ाने पर तो गैसों की विलेयता कम हो जाएगी, तो ताप का प्रभाव भी हो जाता होता है। और तीसरा होता है दाब का प्रभाव। इस दाब के प्रभाव को बताने के लिए ही क्या है हमारा हेनरी नियम है, और वो कैसे बताता है उसको प्रैक्टिकली भी बताता है, और सैद्धांतिक रूप से एक गणितीय व्यंजक भी हमें देता है 2 रूपों में, उसे हम हेनरी नियम कहते हैं। वही हम चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या दाब का प्रभाव हेनरी नियम बताएगा। 2 फॉर्मूले हमें यहाँ से मिलेंगे, उन 2 फॉर्मूलों पर हमें न्यूमेरिकल्स भी करने को मिलेंगे। तो एग्जाम में या तो हेनरी नियम और उसकी सीमाएं अनुप्रयोग लिखने के लिए आ जाते हैं, या उसके आधार पर जो फॉर्मूला है उस पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए आते हैं। तो चलिए, ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। स्टार्ट करते हैं हेनरी नियम। इसको आप अपनी कॉपी पर पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट कर लें थोड़ा समझने के लिए। बाकी मैं सिस्टमेटिक आपके लिए हेनरी नियम लिखता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हेनरी नियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको एक बार ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको हम थ्योरी में लिखेंगे। देखिए, हेनरी नियम ये कहता है, पहली बात तो ये है कि ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर माने जब आप हेनरी नियम की बात करते हैं तो टेम्परेचर आप क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। और ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है आपको, दाब के प्रभाव को बताने के लिए है, तो रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गैसों की विलेयता, गैसों का घुलना या गैसों के घुलने की मात्रा दाब से किस प्रकार से प्रभावित होती है। दाब बढ़ाने या घटाने पर जो घुलने वाली गैस है वो ज़्यादा घुलेगी या कम घुलेगी, इस बात को हेनरी नियम बताता है। तो हेनरी नियम में ताप को आपने कांस्टेंट कर लेना है। ये नियम कहता है कि जब मान लीजिए आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए ऑक्सीजन को जल में घोल रहे हैं, नाइट्रोजन को जल में घोल रहे हैं, अमोनिया को जल में घोल रहे हैं, यही जो गैसें मैं बोल रहा हूँ यही आपको न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज में दिखेगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है
जो जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है वही न्यूमेरिकल्स में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इनसे बड़ा अपनापन सा आपने बनाना है, कोई इनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन अगर आपकी जल में घुल रही है, या अमोनिया जल में घुल रही है, या ऑक्सीजन जल में घुल रही है, हीलियम जल में घुल रही है, तो वो जो घुलने वाली गैस का द्रव्यमान होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन जल में 10 ग्राम ऑक्सीजन है, वो जल में घुल रही है, उस जल का जो आयतन है वो भी आपने निश्चित कर लेना है। ये नहीं कि आप बार बार जल को उसमें और डाले जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना ध्यान से। एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर करना है, स्थिर ताप करना है, माने टेम्परेचर अगर आपने गैस को घोलते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है, तो वो टेम्परेचर आप जब तक गैस घुले वही टेम्परेचर रहने दें। मान लें 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर आप किसी गैस को जल में घोल रहे हैं या किसी अन्य द्रव में घोल रहे हैं, तो आप टेम्परेचर को वही रहने दीजिए। और द्रव का जो आपने आयतन लिया है, जो मात्रा ली है, उसको भी निश्चित करना है। मान लीजिए 1 लीटर जल ले लिया है, तो फिर 1 लीटर जल रहे, उसमें जल और बढ़ाना नहीं है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में जो घुलने वाली गैस की मात्रा है, m क्या है, मास है उस गैस का, जो उस द्रव में, उस जल में घुल रही है, तो वो जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है आरोपित दाब के। इसका मतलब जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे, अब दाब कैसे लगेगा, पिस्टन की सहायता से लगेगा। ऐसा समझ लीजिए कोई हमने पात्र लिया, उसमें हमने आंशिक रूप से, भाई पूरा नहीं भरना है जल को, क्योंकि कम से कम आपको कुछ जगह, कुछ स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा ना गैस के लिए, जब गैस को घोलना चाहते हैं। यहाँ पर आपने एक पिस्टन का अरेंजमेंट कर लेना है। ये पिस्टन है जिसकी सहायता से आप बाह्य दाब लगाएंगे, और इसमें अब आप गैस घोलना चाह रहे हैं। तो गैस जब आप इसमें घोलेंगे, तो देखिए जब गैस घुलना शुरू करेगी, मान लीजिए यहाँ पर आप ऑक्सीजन या CO2 ही घोल रहे हैं, कोई सी गैस आप इसमें घोलना चाह रहे हैं, CO2 ऐसे करके आएगी। तो जितना ज़्यादा आप दाब लगाते जाएंगे पिस्टन की सहायता से, उतनी ज़्यादा गैस इसमें घुलने लगेगी। और ऐसा करने के लिए आप ताप कैसा रखेंगे, स्थिर रखेंगे। ताप कैसा रख देंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। मैंने कहा जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो फिर 20 रखेंगे। जल का जो आयतन आपने ले लिया, सपोज कीजिए 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर ही जल रहना चाहिए। फिर जल की मात्रा भी नहीं बढ़ानी है, टेम्परेचर को भी ऊपर नीचे नहीं करना है। अब इसमें आप CO2 गैस को घोल रहे हैं, या ऑक्सीजन गैस को घोल रहे हैं, या नाइट्रोजन गैस को इसमें घोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा पिस्टन से आप दाब लगाते जाएंगे, उतना ज्यादा गैस घुलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिर ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में जो घुलने वाली गैस की मात्रा है, जो घुलने वाले गैस का द्रव्यमान है m, वो आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा दाब आप लगाएंगे, उतना ज्यादा गैस घुलती जाएगी। अगर अनुक्रमानुपाती हटाएं तो एक नियतांक आता है जिसको आप kh से रिप्रेजेंट करते हैं, जो p, ये kh कहलाता है हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। इस kh को हम कहते हैं। तो एक रूप तो हेनरी नियम का ये है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल व्यू में। इसे दूसरे शब्दों में दूसरा रूप जो है मोल अंश के रूप में भी हो सकता है। मोल अंश क्या होता है आपको पता है ना, मोल प्रभाव, क्योंकि मैंने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि में एक विधि मोल अंश भी है। मोल अंश ये कहता है कि जो किसी भी गैस के लिए आंशिक दाब जो होगा, वाष्प अवस्था में किसी भी गैस के लिए जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब समझते होंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम आपने सुना होगा कि मान लीजिए किसी पात्र में, कोई पात्र है, उसमें कई सारी गैसें बंद हैं जो परस्पर रासायनिक क्रिया न करती हैं, तब उनके द्वारा जो उनका जो टोटल दाब होगा, कुल दाब, उनके द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ऐसे 3 गैसें हैं तो स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं आंशिक दाब को। तो दूसरे शब्दों में हेनरी नियम ये कहता है स्थिर ताप पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिर ताप पर वाष्प अवस्था में किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होगा, उसमें घुलने वाली गैस के मोल अंश के, ये मोल अंश है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा हूं मैं, वाष्प प्रावस्था में। वाष्प अवस्था का मतलब ये है कि आपने जब गैस को घोल रहे हैं किसी द्रव में, तो वाष्प अवस्था में उसको लेना है। वाष्प अवस्था में किसी भी गैस के लिए जो आंशिक दाब होगा, वो उसी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। माने इस बार द्रव्यमान के रूप में न लिखकर सांद्रता को किस रूप में लिख दिया गया है, मोल अंश के रूप में लिख दिया गया है। अगर आंशिक दाब विलेय का है तो मोल अंश भी किसका है, विलेय का।
अगर आप आंशिक दाब और ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, फिर से एक नियतांक आएगा जिसे हम KH कहते हैं, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो ये दूसरा रूप हो जाता है। यहाँ पर P जो है आरोपित तो बाह्य दाब नहीं, यहाँ पर ये आंशिक दाब है उस गैस का, ये उस गैस का मोलंस है। आपको पता है ये मोलंस कैसे निकलता है, जिस गैस का मोलंस निकालना होगा उसी गैस के मोल ऊपर आएंगे और नीचे टोटल गैस के मोल प्लस इस जल के मोल, माने जिस द्रव में उस गैस को घोला गया है वो विलायक के मोल। समझ रहे हैं ना, मोलंस विलेय का है, आंशिक दाब विलेय का है। तो हेनरी दूसरे रूप में ये कहते हैं स्थिर ताप पर किसी भी गैस प्रावस्था में किसी भी गैस का आंशिक दाब उसी गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि इस रूप को सांद्रता के दूसरे रूप में व्यक्त किया हुआ है। तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिले। तो इस प्रकार से हेनरी नियम ये कहता है, कुल मिलाकर ये कहें कि आप किसी भी गैस को किसी द्रव में घोलना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलती जाएगी। लेकिन उस स्थिति में दो बातें आपने निश्चित करनी है, एक तो ताप निश्चित लेना है और जिस द्रव में घोल रहे हैं उसका आयतन भी निश्चित कर लेना है। और देसी शब्दों में कहें, देसी स्टाइल में कहें तो आप समझिए कोल्ड ड्रिंक्स की जब बोतल रिफिल हो रही है या सोडा वाटर आपने देखा होगा तो उसमें वो जो सोडा वाटर का आयतन है, वो जो कोल्ड ड्रिंक का आयतन है बोतल में वो फिक्स कर लेगा। 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या 2 लीटर है, तो उसमें जब उस गैस को घोला होगा CO2 को, तो जितना ज़्यादा दाब लगाते गए होंगे उतना ज़्यादा गैस घुलती गई होगी। तो ये है कि किसी द्रव में आप जितना ज़्यादा गैस को घोलना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलती जाएगी। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको समझाया हेनरी नियम। अब मैं आपके लिए इसकी थ्योरी लिख देता हूँ और फिर थ्योरी लिखने के बाद उन लाइनों की सहायता से एक एक पॉइंट को समझते हैं और हेनरी नियम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए हेनरी नियम की थ्योरी को लिखा है, उसका एक पहला रूप लिखा है। क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, जैसा कि मैं भी समझाने के लिए कह रहा था कि टेम्परेचर आपने बिल्कुल फिक्स कर लेना है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया। किसी द्रव के निश्चित आयतन में, कोई भी द्रव है उसका आयतन भी आपने निश्चित करना है, उसकी मात्रा को भी निश्चित करना है। उसमें जो घुलने वाली गैस का द्रव्यमान है, जिसे हम विलेयता भी कह सकते हैं, विलेयता के टर्म में, उस गैस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए जो घुलने वाली गैस है, कोल्ड ड्रिंक में जो गैस आपकी घुल रही है उसकी जो मात्रा है उस पर लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जो घुलने वाली गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा आप दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगी। यही मैंने लिखा है, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुलने वाली घुलित गैस का द्रव्यमान उस गैस पर आरोपित दाब के लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमने ऐसा माना है कि यदि स्थिर ताप पर घुलने वाली गैस का द्रव्यमान स्मॉल m हो और आरोपित दाब P हो, माने घुलने वाली गैस का द्रव्यमान को m मान लिया और उस पर जो दाब लगाया जा रहा है वो P मान लिया, तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो m अनुक्रमानुपाती होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। ये कैपिटल P है, ये आरोपित दाब है, ये घुलने वाली गैस की मात्रा है, तो अनुक्रमानुपाती होगी, माने जो गैस जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी। अनुक्रमानुपाती हटाने पर एक नियतांक आया जिसे हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, H फॉर हेनरी, K फॉर कांस्टेंट। मैंने कहा यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। और एक बात और मजे की है कि KH का मान फिक्स नहीं है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन और टेम्परेचर भी, अगर मान लीजिए टेम्परेचर 25 पर है तो ऑक्सीजन के लिए जो KH की वैल्यू है कुछ और होगी, कुछ और टेम्परेचर पर KH की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और बाकी जो मान ऑक्सीजन के लिए होगा KH का वो नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। माने अलग अलग गैसों के लिए KH की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है और टेम्परेचर पर भी अलग अलग हो जाती है। मैं टेबल के माध्यम से आपको इसके बारे में बता दूंगा कि जो ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थिरांक कितना होगा, नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, किस टेम्परेचर पर कितना होगा। तो ये लिखा है KH हेनरी स्थिरांक है, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है क्योंकि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। माने जो हेनरी स्थिरांक है वो कौन सी गैस घुल रही है किसी द्रव में, इस बात पर डिपेंड करता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, जब मैं स्टार्टिंग में हेनरी नियम बता रहा था, जब इसकी हम प्रस्तावना को जमा रहे थे, कि गैसों का घुलना जल में अलग अलग तरीके से है। ऑक्सीजन थोड़ा कम घुल रही है जबकि नाइट्रोजन अमोनिया बहुत ज़्यादा घुल रही है, तो इसलिए जो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। तो एक रूप तो हेनरी नियम का ये है जो कि घुलने वाले गैस की द्रव्यमान अर्थात विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती है, लगाए गए दाब के, आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो बातें मैं आपको बताता हूँ कई बार कुछ लिखने से रह जाती हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ। इसके बाद हम हेनरी नियम को दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में भी परिभाषित करेंगे जो कि मोल अंश का रूप है और आंशिक दाब का जो रूप है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में उसी को लिख देते हैं।
तो देखिए बात करते हैं हेनरी नियम के दूसरे रूप की, जो कि मैंने आपके लिए लिखा है। तो उसकी थ्योरी के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ। दूसरे रूप में इस नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहना है हेनरी नियम में। वाष्प प्रावस्था में घुलित गैस का आंशिक दाब, माने जब आपने जिस गैस को घोला है विलयन में घोला है, माने किसी विलायक में घोला और विलयन बनाया है। जैसे मान लीजिए जल में घोला है किसी गैस को तो विलयन बन गया है, तो उसमें उस गैस का जो आंशिक दाब है, उस गैस के द्वारा जो लगाया गया पात्र पर दाब है, वो जो आंशिक दाब है वो उसी गैस के मोलंस के अनुक्रमानुपाती होता है। माने गैस का मोलंस, और गैस का मोलंस क्यों हो गया, क्योंकि भाई गैस के मोलंस के रूप में हम उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो गैस का मोलंस आएगा कैसे, गैस के मोल बटे गैस के मोल प्लस जल के मोल, माने जिस भी द्रव में आप उसको बोल रहे हैं, तो उस गैस का जो आंशिक दाब है उसी गैस के मोलंस के अनुक्रमानुपाती होता है। और हमने ऐसा मान लिया है कि यदि वाष्प अवस्था में घुलित गैस का आंशिक दाब जो है स्मॉल p है और मोलंस जो है वो काई है, तब अगर हम इसे गणितीय रूप से लिखें तो जो आंशिक दाब है वाष्प अवस्था में उसी गैस के मोलंस के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, नियतांक आया फिर से वही KH, इसको आप हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। भिन्न भिन्न गैसों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये गैसों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मैंने गैस लिखा है, ये ताप लिखा है केल्विन में, ये हेनरी स्थिरांक लिखा है, ये लिखा के बार। के बार का मतलब है किलो बार। बार आपको पता है कि दाब की यूनिट होती है किलो, किलो बार में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस के लिए अगर टेम्परेचर 293 केल्विन पर देखें तो 293 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस के लिए KH की जो वैल्यू है वो 69.16। आपको याद नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ, ये आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा या KH आपसे कैलकुलेट कराया करेगा। नाइट्रोजन के लिए देखें 293 केल्विन पर 76.48 केल्विन पर, ये बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू दिखाई देगी, नाइट्रोजन के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें 293 केल्विन पर तो 34.86 KH की वैल्यू है, जबकि ऑक्सीजन के लिए ही 303 केल्विन। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया है तब KH की वैल्यू भी बढ़ गई है, 46.82 हो गई है। तो काफ़ी इंक्रीजमेंट है, लगभग 12 जो यूनिट है वो बढ़ गई है। तो ऑक्सीजन के लिए 293 केल्विन पर जो KH की वैल्यू है वो 34 है, और ऑक्सीजन गैस के लिए ही टेम्परेचर 303 केल्विन कर देने पर 10 केल्विन बढ़ा देने पर आप देख रहे होंगे कि 46 हो जा रहा है। तो इसका मतलब गैस की प्रकृति पर तो डिपेंड कर ही रहा है KH का मान, क्योंकि जैसे जैसे गैस बदल रही है तो KH की वैल्यू बदल रही है। साथ ही सेम गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर हो तब भी KH की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ से एक चीज और हमें पता चल रही है, अगर आंशिक दाब किसी गैस का फिक्स हो जाए, कोई दिया गया मान हो आंशिक दाब का मान लीजिए, तो जो KH है या जो विलेयता है वो KH की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूं तो KH की जो वैल्यू हो जाएगी वो आंशिक दाब अपॉन मोलंस। तो दिए गए आंशिक दाब के मान के लिए जो हेनरी स्थिरांक है वो विलेयता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी। तो जितना ज्यादा हेनरी स्थिरांक होगा घुलने वाली गैस कम घुलेगी, क्योंकि उसका मोलंस कम आएगा। मोलंस कम आने का मतलब है गैस कम घुलेगी। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के लिए पता चल रहा है कि कम टेम्परेचर पर कम है KH की वैल्यू, और KH की वैल्यू कम है तो विलेयता ज्यादा होगी। किसके कंपेयर में, जब ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो यहाँ पर KH की वैल्यू बढ़ गई है, KH की वैल्यू बढ़ने पर विलेयता क्या है, और कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गर्म जल और ठंडे जल की बात करें, ठंडा जल और एक बार है गर्म जल, ऑक्सीजन की जो विलेयता है वो अधिक होगी ठंडे जल में, और गर्म जल में क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि आप देखिए ठंडा जल माने कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू कम है, और KH की वैल्यू कम है तो मोलंस ज्यादा होगा गैस का, गैस ज्यादा घुलेगी। जबकि टेम्परेचर बढ़ गया है, माने गर्म जल हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम, माने ऑक्सीजन कम घुलेगी। तो हम कह सकते हैं जो जलीय जीव हैं जो जल के अंदर रहते हैं वो ठंडे जल में, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा आरामदायक उनको लगता होगा गर्म जल की अपेक्षा। अगर आप जलीय जीवों के लिए, जलीय जीव जिस जल में रह रहे हैं उसको गर्म कर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन कम घुलना शुरू करेगी, ऑक्सीजन कम घुलेगी, और ऑक्सीजन अगर कम घुलेगी तो जो जलीय जीव हैं वो श्वसन में परेशानी उनको होगी और उनका जीवन खतरे में पड़ेगा। जबकि जल अगर ठंडा रहेगा
तो ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा घुलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगी तो उन जलीय जीवों को श्वसन सांस लेने में आसानी रहेगी और वो ज़्यादा आरामदायक तरीके से उसमें रह पाएंगे। तो ये भी एक देखिए यहाँ से पता चल रहा है हेनरी नियम से। तो हम कह सकते हैं जलीय जीव ठंडे जल में अधिक आरामदायक महसूस करते हैं गर्म जल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हेनरी स्थिरांक मोलन्स के व्युत्क्रमानुपाती है। हेनरी स्थिरांक का मान अधिक आने पर विलेयता कम होगी, गैस की घुलनशीलता कम हो जाएगी। और ज़्यादा टेम्परेचर करने पर हम देख रहे हैं केएच बढ़ जा रहा है। भाई ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम कर रहे हैं तो केएच बढ़ जा रहा है, और केएच बढ़ रहा है तो विलेयता कम हो रही है, तो ऑक्सीजन का घुलना कम हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हेनरी नियम का दूसरा महत्वपूर्ण रूप है। इस पर न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये हेनरी नियम अभी कंप्लीट हुआ है। अभी हम हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे कि हेनरी नियम की सहायता से क्या क्या उसका यूज हुआ इंडस्ट्री में या और अन्य चीज़ों में। देखिए अगर हम बात हेनरी नियम के अनुप्रयोग की करें, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, तो देखिए पहला तो यही है कि जो मार्केट में हम कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स देख रहे हैं, जैसे अलग अलग कंपनियों की हैं, पेप्सी है, थम्स अप है, कोका कोला है, ऐसे ही सोडा वाटर है, तो उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें CO2 गैस भरी जाती है। तो कितनी CO2 गैस कितने आयतन में भरी जाए, किस दाब पर भरी जाए, ये पता हमें हेनरी नियम की सहायता से चलता है। तो जो आप मार्केट में इतनी बड़ी इंडस्ट्री देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो उसमें हेनरी नियम का देखिए कितना प्रयोग है कि कितने लीटर में कितनी CO2 गैस को फिल किया जाए, कितने दाब पर फिल किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। तो एक निश्चित सीमा तक ही आप वैसे तो दाब लगाकर गैस को घोल सकते हैं, लेकिन कितने दाब पर कितनी गैस घोलनी है ये बात आपको हेनरी नियम से पता चलती है। तो पहला पॉइंट यही है, कोल्ड ड्रिंक माने शीतल पेय पदार्थ, उनको हिंदी में बोलेंगे, बोतल में गैस को, कोल्ड ड्रिंक बोतल में गैस को अधिक दाब पर भरकर सील किया जाता है, माने ज़्यादा प्रेशर पर। और यहाँ पर थोड़ा ऐसे क्लियरली नहीं लिखा है, मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितने प्रेशर पर कितने दाब पर कितनी गैस को घोलना है, ये सब बात हमें हेनरी नियम की सहायता से होती है। फिर दूसरा अनुप्रयोग क्या है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। देखिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वो श्वसन के लिए टैंक लगा होता है उनकी कमर पर। उस टैंक में ऑक्सीजन लेंगे वो श्वसन के लिए, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होती है और साथ में हमें हीलियम भी भरकर भेजनी होती है, जो कि मैंने लिखा भी है मिक्सचर। देखिए हीलियम 11.7% हीलियम होती है, 56% नाइट्रोजन है और 32.1% ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन श्वसन के लिए है, तो उनके साथ ये गैसें भी ली जाती हैं। रीजन, जब आप उस टैंक में गैसों को भरेंगे और गहराई में जाएगा समुद्री गोताखोर, तो आपको पता है कि गहराई में जाने पर दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने की वजह से क्या होगा, गैसों का जो घुलना है, जब वो श्वसन के माध्यम से उसकी बॉडी में जा रही हैं गैसें, तो जो गैसों का घुलना है वो रक्त में ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन घुलेगी ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाइट्रोजन जब ज़्यादा घुल जाएगी बॉडी में गहराई पर, फिर वो आएगा ऊपर गोताखोर, तो जब ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने से क्या होगा, वो जो नाइट्रोजन गैस है वो रक्त में से निकलेगी, रिलीज होगी। तो जब वो जल्दी से रिलीज होगी, जल्दी से रक्त में जो घुल गई थी उसमें से निकलेगी, तो बुलबुले बन सकते हैं, बबल्स बन सकते हैं, और वो बबल्स उस गोताखोर के जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है उसकी, क्योंकि उन ब्लड से जब वो बबल्स बनेंगे ब्लड में, तो उससे क्या होगा भाई, उसको प्रॉब्लम होगी ब्रेन में, हार्ट में, तो इस वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तब हम क्या काम करते हैं, उसमें हीलियम गैस को, उसको डाइल्यूशन करने के लिए हीलियम गैस को भर देते हैं, और किस दाव पर उसको भरना है, ये सब बातें भी हमें हेनरी नियम से पता चलती हैं। तो यही मैंने इसमें लिखा है दूसरे अनुप्रयोग में। अभी इसके बाद एक दो अनुप्रयोग और हैं, उनकी बात करते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। देखिए हेनरी नियम का एक तीसरा अनुप्रयोग ये है कि जैसे पर्वतारोही होते हैं, तो पर्वतारोही जाते हैं हाइट पर, भाई पर्वत तो हाइट पर है ना, जो माउंटेन है, तो जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ने पर क्या होगा, जो गैस स्पेशली ऑक्सीजन को ही तो वो श्वसन में ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है कम होगा। जैसे गहराई जाने पर क्या हो रहा था, दाब बढ़ता है, ऐसे ऊंचाई जाने पर दाब क्या होता है, कम होता है। तो आंशिक दाब जब गैस का ऑक्सीजन का कम होगा, तो ऑक्सीजन जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे रक्त में कम घुलेगी, क्योंकि दाब कम है तो गैसों का घुलना कम हो जाता है, दाब ज़्यादा है तो गैसों का घुलना ज़्यादा रहता है। तो ऊपर जाने पर दाब कम होने की वजह से, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन का रक्त में घुलना कम हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, जब रक्त में वो कम घुलेगी तो व्यक्ति को थकान होने लगेगी, उस पर्वतारोही को, और उसकी थिंकिंग, सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, माने उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, मस्तिष्क में परेशानी आएगी। तो इसलिए हम उसको जो सिलेंडर देंगे लगाकर,
उसको इतने दाव पर ऑक्सीजन भर के भेजेंगे जिससे कि ऑक्सीजन उसके रक्त में जो है ज़्यादा घुले, जितनी उसको चाहिए उतनी घुले, और वो उसको थकान का अनुभव ना हो, और एक परेशानी जिसको हम कह रहे थे कि मस्तिष्क संबंधी समस्या हो सकती है, उसको एनोक्सिया भी कहते हैं, वो उस परेशानी से ना जूझे और अपनी जो चढ़ाई है वो ठीक से पूरी कर पाए। तो ये हेनरी नियम के मैंने आपको 3 अनुप्रयोग बताए हैं। तो हेनरी नियम का आप देखिए कितना ज़्यादा यूज है। जो पर्वतारोही हैं, जो गोताखोर हैं, और साथ में जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सब हेनरी नियम के अकॉर्डिंग ही कितना दाब, कितनी गैस की अमाउंट के लिए चाहिए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हेनरी नियम हमारी हेल्प करता है। तो एग्जाम में हेनरी नियम और हेनरी नियम के अनुप्रयोग लिखने के लिए आ सकते हैं, या केवल हेनरी नियम आ सकता है, तो उसके 2 रूप हैं। साथ में अभी इसका हेनरी नियम से रिलेटेड एक टॉपिक और है, हेनरी नियम की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, किन परिस्थितियों में हेनरी नियम लागू होता है या उसका पूर्णतः पालन होता है, और किन परिस्थितियों में हेनरी नियम फॉलो नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम हेनरी नियम की सीमाओं की बात अगर हम हेनरी नियम की सीमाओं की करें तो मैंने एक एक करके पॉइंट वाइज आपके लिए लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि हेनरी नियम का जो पालन होता है वो आदर्श गैसें ही उसका पालन करती हैं, और आदर्श गैस आपको पता है कि व्यवहार में कोई है नहीं, क्योंकि आदर्श गैस हम किसे कहते थे, आइडियल गैस, जो चार्ल्स वायल के नियमों का सभी परिस्थितियों में पालन करे, माने जो गैसीय नियम बनाए गए हैं उनका किसी भी कंडीशन में वो फॉलो करती हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, वो गैसीय नियम का पूरी तरह से पालन करेगी अगर कोई गैस, तो वो आदर्श गैस होती है। और आदर्श कुछ होता नहीं, तो आदर्श गैस व्यवहार में तो कोई होती नहीं। जैसे हम कहते हैं आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी के लक्षण जो हैं वो जो बनाए गए हैं कि भाई वो डिसिप्लिन में होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो एक श्लोक भी लिखा गया है संस्कृत में, काकचेष्टा बको ध्यान, भी कोवे जैसी इच्छा है, बगुले जैसा ध्यान है उसका। इस टाइप से जो लक्षण बनाए गए हैं वो स्टूडेंट में देखने को मिलते नहीं, तो इसलिए व्यवहार में तो कोई आदर्श विद्यार्थी है नहीं। अब आप इसको अपने ऊपर नहीं समझना, हो सकता है कि आप आदर्श विद्यार्थी हों, लेकिन आदर्श विद्यार्थी के जो लक्षण पूरी तरह से फॉलो करेगा वही तो आदर्श विद्यार्थी कहलाएगा। ऐसी गैसों के लिए जो नियम बनाए गए हैं पूरी तरह से उन सारे नियमों का किसी भी कंडीशन में पालन करेगा, वो आदर्श गैस होगी। तो ये जो नियम है, हेनरी का जो नियम है, वो आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। लेकिन फिर भी जब आदर्श गैस कोई व्यवहार में नहीं है तो फिर भी कम दाव पर वास्तविक गैसें भी इस नियम का पालन कर लेती हैं। वास्तविक गैस ये तो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जितनी गैसें हम जानते हैं, तो कम दाव पर वास्तविक गैस भी इस नियम का पालन कर पाती है। ठीक है, तो पहली लिमिट हो गई। आदर्श गैस पूरी तरह से पालन करेंगी इस नियम का, लेकिन वास्तविक गैस के लिए कम दाव होगा, तभी वो इस नियम का पालन कर पाएंगी। तो ये पहली लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि क्या ऐसी कंडीशन, बाउंडेशन है जिनमें हेनरी नियम का पालन होता है। दूसरा क्या है, देखिए, ये नियम ऐसी गैसों पर ही लागू होगा जो गैसें केवल अपने विलायक के साथ घुलकर विलयन बनाए, वो गैस विलयन के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना कर देती। माने जैसे अमोनिया है, अमोनिया को अगर आप जल में घोलोगे तो वो NH4OH बना देगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिल जाएगा आपको। तो ये नियम उस गैस पर लागू नहीं होगा, ऐसे विलयन पर लागू नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है, देखिए, यह नियम ऐसी गैसों पर लागू नहीं होता जो अपने विलयन में रासायनिक क्रिया करती है। माने गैस को कोई क्रिया नहीं करनी है, बस गैस को केवल विलयन में क्या करना है, घुलना है, तब तो ये नियम लागू होगा। लेकिन आप देखेंगे एग्जाम्पल में अमोनिया जो है जल में घुलकर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देती है, अतः यह नियम इस पर लागू नहीं होता, ऐसे विलयन पर लागू नहीं होगा कि जो गैस है वो विलायक के साथ क्रिया कर कुछ और बना दे। कैसे पर लागू होगा, गैस केवल अपने विलयन में घुले, कोई रासायनिक क्रिया ना करे। तो ये दूसरी सीमा है। तीसरी है, यह जो नियम है ऐसी गैसों पर लागू नहीं होता जो अपने विलयन में आयनित हो जाती है, आयनों में टूट जाती है, डिसोसिएट ऑफ इट्स आयन। जैसे HCl है, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है कि HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, लेकिन HCl जब द्रव अवस्था में होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जब HCl गैस अवस्था में होता है तब इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो H+ और Cl माइनस आयन में टूट जाती है, इसलिए HCl गैस अगर किसी विलयन में आयनों में टूट जाएगी तो हेनरी नियम का पालन वो विलयन नहीं कर पाएगा। इसलिए लिखा, यह नियम ऐसी गैसों पर भी लागू नहीं होता जो अपने विलयन में आयनित हो जाती है। आयनित होने का मतलब क्या है, आयनों में टूट जाती है। तो ये जो नियम है ऐसी गैसों पर लागू नहीं होता। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये नियम जो है केवल और केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। आदर्श गैस कोई व्यवहार में नहीं है, तो वास्तविक गैसों के लिए कम दाब पर यह नियम लागू होता है। फिर दूसरी बात, ये नियम ऐसी गैसों पर लागू नहीं होता जो अपने विलयन के साथ कोई रासायनिक क्रिया कर लेती है, अर्थात गैस को विलयन में कोई क्रिया नहीं करनी है, केवल घुलना है, तभी हेनरी नियम उन पर लागू होगा। और गैस को आयनों में भी नहीं टूटना है अपने विलयन में,
क्योंकि अगर गैसीय आयनों में टूटेंगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 3 लिमिटेशन मैंने हेनरी नियम की लिखी है। यहाँ पर हेनरी नियम का जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं केवल आपसे हेनरी नियम ही डिस्कस कर रहा हूँ। हेनरी नियम 2 रूपों में आपके लिए मैंने लिखा, फिर हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है और फिर हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हेनरी नियम कंप्लीट हो जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इस लेक्चर को आप ठीक से अपनी कॉपी पर नोट करने के बाद रिवाइज कर लें। कोई डाउट या कैरी है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम उसमें विलयनों के कुछ गुणधर्म की बात करेंगे जिन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से जानते हैं। और हमारे सिलेबस में वो 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं। जो 4 अणुसंख्य गुणधर्म है उनकी बात होगी। तो अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। तब तक जब तक नया लेक्चर आता है आप चैनल की प्लेलिस्ट पर लगातार बने रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। थोड़ा फास्टली लेक्चर आएंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ये जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराऊं, फिर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।